सब जोर जोर से गा रहे थे। अमन हंसते हुए बोला, यार जंगल में बर्थडे मनाने का आइडिया तो सुपर था, मजा आ गया, परफेक्ट आइडिया था। सब हंसने लगे, मस्ती कर रहे थे। तभी रिया बोली, चलो यार थोड़ा डांस तो हो जाए। म्यूजिक बजा, सब झूमने लगे। थोड़ी देर बाद श्रुति ने कहा, अरे शाम हो गई, अब निकलते हैं यार। लेकिन तभी विवेक ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार थोड़ी दारू तो ट्राई कर लो, फिर चलते हैं। सबने हंसते हुए ड्रिंक उठाई और फिर से मस्ती शुरू कर दी। उन्हें पता नहीं था कि अब जो होने वाला था। रात के करीब 2 बजे उनकी आंख खुलती है। हल्की बारिश हो रही होती है, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वे उठते हैं और धीरे धीरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जंगल बेहद डरावना होता है, फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। बारिश तेज हो जाती है और चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए नजर आता है। वह आदमी उनकी तरफ बढ़ता है। वे घबराकर पूछते हैं, आज रात हम कहाँ रुक सकते हैं? बूढ़ा धीमी आवाज में कहता है, वो मेरा घर है, वहीं ठहर जाना। लेकिन बाहर वाले कमरे में वो सब झोपड़ी में पहुंचते हैं। झोपड़ी काफी अजीब सी लगती है। वहां कोई सामान नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई नहीं रहा। फिर भी सब थोड़ा आराम महसूस करते हैं। चलो यार सही जगह मिल गई, कोई बोलता है और सब बैठ जाते हैं। तभी रिया बोलती है, वो आदमी तुम्हें अजीब नहीं लगा था? सबने कहा, पता नहीं, हो सकता है। रिया कहती है, एक बार अंदर वाला कमरा देखती हूँ। जबकि वो बूढ़ा आदमी साफ साफ मना कर रहा था उस कमरे में जाने से। रिया जैसे ही दरवाजा खोलती है, जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का कमरा किसी सपनों जैसा सजा हुआ था। ऊपर चमचमाता झूमर, खिड़कियों पर खूबसूरत रेशमी पर्दे और बीच में मेज पर 4 कप चाय रखी थी। दीवारों पर उनकी चारों दोस्तों की बेहद सुंदर तस्वीरें टंगी थी, इतनी परफेक्ट कि जैसे किसी ने अभी अभी खींची हो। अचानक 4 कुर्सियां अपने आप उनकी तरफ खिसकने लगी और एक एक करके उन्हें खींचकर उन पर बिठा दिया गया। अगले ही पल दीवार पर टंगी एक डरावनी तस्वीर के होंठ हिले और वो ठंडी भयावनी हंसी हंसने लगी। वो डरावनी तस्वीर से एक हाथ बाहर निकलने लगता है। सब भागने की कोशिश करते हैं और झोपड़ी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन भागते वक्त रिया के पास की दलदल से अचानक एक सड़ा गला हाथ निकलता है और उसके पैर को जोर से पकड़ लेता है। बाकी सब उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर रिया धीरे धीरे दलदल में खींचने लगती है। उसकी चीखें गूंजती रहती हैं और देखते ही देखते रिया की मौत हो जाती है। डर और सदमे से बाकी तीनों पागलों की तरह भागते हैं। काफी दूर पहुंचने के बाद उनकी नजर सामने खड़ी अपनी कार पर पड़ती है। वो जल्दी से कार में बैठते हैं और घबराहट में कार तेजी से दौड़ाने लगते हैं। तभी रास्ते में सफेद साड़ी पहने एक औरत बीच सड़क पर खड़ी नजर आती है। वो और भी तेज गति से कार आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही वही औरत अचानक फिर सामने आ जाती है। अचानक उनकी कार झटके से रुक जाती है। वो औरत पागलों की तरह खिड़की तोड़ने लगती है और अंदर घुसने की कोशिश करती है। डर के मारे तीनों बिना सोचे समझे कार छोड़कर अंधेरे में भागने लगते हैं। तीनों कार छोड़कर अंधेरे में भागते हैं। पत्तों की चरमराहट, तेज सांसें। अचानक अमन जमीन पर पड़े टूटे आईने में देखता है। उसकी परछाई नहीं, सफेद साड़ी वाली औरत की मुस्कुराती छवि। अब हर पेड़ पर छोटे छोटे शीशे टंगे हैं और हर शीशे में वही औरत पास आती दिखती है। वे जिस दिशा में भागते हैं वो वहीं खड़ी मिलती है। अचानक गहरा अंधेरा छा जाता है। सिर्फ उनकी चीखें गूंजती हैं।
गांव के लोग तीनों को खोजते हैं, लेकिन सिर्फ 3 टूटी हुई घड़ियां मिलती हैं। गांव का बुजुर्ग कहता है, ये कमला के शिकार की निशानी है। वो बताता है, सालों पहले कमला अपने पति संग जंगल की झोपड़ी में रहती थी। कमरा हमेशा सजा रहता था। कमला बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके पति को शक था कि वो उसे धोखा दे रही है। गुस्से और शक में उसने एक लालटेन वाले आदमी को भेजकर कमला को दलदल तक पहुंचाया, जहां वो डूबते डूबते श्राप दे गई, जो भी मेरी दहलीज पार करेगा उसका वक्त यहीं थम जाएगा। गांव वाले लौटते हैं, लेकिन पेड़ पर 3 नई तस्वीरें टंगी होती हैं, अमन, श्रुति, विवेक की। नीचे लिखा होता है, अगली बारी तुम्हारी है।